Very good morning, students. Welcome to the DG class for your history chapter 1, rise of nationalism in यूरोप. ठीक है, तो आज हम इसकी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की डीजी क्लास को कवर करेंगे. 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोली ने दुनिया भर में प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य की सपने को चित्रित किया. दृश्य राज्यों के भव्य जुलूसों को दिखाता है जिसमें फ्रांस स्वतंत्रता के लिए अग्रणी है. राष्ट्रों के एक भव्य जुलूस की तरह स्वतंत्रता की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है. ब्रह्मवाद प्रतीकों को फर्श पर कुचला हुआ दिखाया गया है. ये राजशाही के अंत का चित्रण है. यीशु, स्वर्गदूतों और संत ऊपर से राष्ट्रों की बिरादरी के चित्रण का जुलूस देखते हैं. आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोली ने अपनी चित्रकला को एक सपना कहा है? उन्नीसवीं सदी तक राष्ट्र जातीयता मौजूद नहीं थे. सिर्फ राजवंश और फिर आधुनिक राज्य थे. एक ही परिवार से संबंधित लोगों का उत्तराधिकार था जिन्होंने पीढ़ियों तक शासन किया. राष्ट्रों के विपरीत निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा शासन किया गया. उदाहरण के लिए तुर्की राजवंश द्वारा शासन किया गया था. तुर्क साम्राज्य पर 1299 से 1923 तक दूसरे स्थान पर राजवंश बहुराष्ट्रीय थे. उदाहरण के लिए तुर्क साम्राज्य के प्रदेश पूरे यूरोप, एशिया और यहां तक कि अफ्रीकी देशों में भी फैले थे. हालांकि 19वीं सदी तक अधिकांश राष्ट्र मौजूद नहीं थे. राजवंश आधुनिक राज्यों में विकसित हुए जैसे कि 18वीं सदी में फ्रांस. आधुनिक राज्य में सत्तारूढ़ शक्ति एक व्यक्ति फ्रांस के राजा लुई 16वें के हाथों में केंद्रित थी. राजा लुई 16वें ने फ्रांस के लोगों को गरीबी से मरता छोड़कर कई शक्तिशाली लोगों की तरह अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया. फ्रांसीसी लोगों ने अपने सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया. उन्होंने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की समाप्ति तथा राष्ट्रीय राज्य में सभी के लिए समानता की शुरुआत की. एक नया राष्ट्र आमतौर पर राष्ट्रीय पहचान के कुछ प्रतीक के रूप में बनाता है. क्या आप अपने देश के किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में सोच सकते हैं? 1790 के दशक में एक राष्ट्रीय राज्य के विचार को फ्रांसीसी सेना द्वारा अपनाया गया. हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली को. इन देशों में शिक्षित माध्यम वर्गों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना की शुरुआत की जहां फ्रेंच सेनाओं का स्वागत जो उन्हें आजाद कराएंगे के रूप में किया गया. क्या आप जानते हैं कि जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राजनीतिक क्लब था. कई प्रशासनिक सुधार फ्रांसीसी नेता नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए थे. 1804 की सिविल कोड को नेपोलियन कोड कहा जाता है जिसके साथ जन्म के विशेषाधिकारों के आधार पर सभी के लिए एक समान कानून लागू होता है और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित करता है. नेपोलियन ने अन्य सुधारों को भी लागू किया.
परिवहन और संचार में सुधार, मानक वजन और उपायों को लागू किया गया और एक मानक राष्ट्रीय मुद्रा को स्थापित किया गया था। नेपोलियनिक कोड और नेपोलियन सुधारों का यूरोप भर में राष्ट्रवाद के फ्रांसीसी विचारों के लिए प्रसार फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। क्या आप जानते हैं कि सभी यूरोपीय देशों में फ्रांसीसी बदलाव के कारण मुक्त नहीं हुए? वे करों और फ्रांसीसी सेनाओं द्वारा निर्धारित भुगतान एवं अधिरोपण के बारे में नाराज थे। क्या आप इटली को इस मानचित्र में दिखा सकते हैं? इटली को मध्य 18वीं सदी यूरोप के इस नक्शे पर नहीं दिखाया गया है क्योंकि उस समय इसका अस्तित्व नहीं था। इसके बदले आप उस समय के विशाल साम्राज्य हैब्सबर्ग को देख सकते हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य में उच्च वर्ग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। ऑस्ट्रिया के आसपास ऊंचे पहाड़ों वाले क्षेत्रों में रहने वाले उच्च वर्गीय लोग जर्मन भाषा बोलते थे। हंगरी में वे मेगर एवं अन्य दूसरी बोलियां बोलते थे। नेपल्स, सार्डिनिया आदि के आसपास के प्रांतों में इतालवी भाषा बोलते थे। ग्लासिया में अभिजात वर्गीय पोलिश भाषा बोलते थे। इसके अतिरिक्त खेतिहर समूह के लोग भी उस साम्राज्य में रहते थे। बोहेमिया एवं स्लोवोक लोग उत्तर में थे। स्लोवेन लोग कॉर्नियोला में, कोडिया लोग दक्षिण में एवं पूर्व में रोमन लोग। इन कई भाषाओं एवं विविध समूहों के साथ लोगों में केवल एक ही चीज हैब्सबर्ग साम्राज्य के सम्राट के प्रति निष्ठा ही समान थी। क्या आप जानते हैं कि हैब्सबर्ग साम्राज्य मूलतः स्विट्जरलैंड से था? हैब्सबर्ग महल के नाम पर राजवंश का नाम पड़ा। क्या आप इटली को इस मानचित्र में दिखा सकते हैं? इटली को मध्य 18वीं सदी यूरोप के इस नक्शे पर नहीं दिखाया गया है क्योंकि उस समय इसका अस्तित्व नहीं था। इसके बदले आप उस समय के विशाल साम्राज्य क्या आप जानते हैं कौन सा शासक आधुनिक इतिहास में पूरे यूरोप को जीतने के नजदीक आ पाया? नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का एक राजनीतिक और सैन्य शासक जिसने अपने नियंत्रण के अधीन एक बड़ा हिस्सा सम्मिलित कर यूरोप का चेहरा बदल दिया है। वह फ्रांसीसी क्रांति का चेहरा था और यूरोप भर में स्वतंत्रता के विचारों को ले जाने वाला था। हालांकि नेपोलियन ने प्रगतिशील सुधारों की शुरुआत की। वह एक युद्धोत्तेजक के रूप में जाना गया क्योंकि उसने कई युद्ध लड़े और फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार किया। उसके चार प्रमुख विरोधी जिनके साथ उसने युद्ध लड़े थे ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। 1815 में नेपोलियन की सेना को वाटरलू की लड़ाई में अपने विरोधियों से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है नेपोलियन के विरोधियों ने एक बार 1815 में उसे हराकर क्या किया होगा?
1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्तियों ने ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ वियना की कांग्रेस में यूरोप के भविष्य के लिए बातचीत की। वे यूरोप की सीमाओं का पुनर्निर्माण करना चाहते थे और उसे नेपोलियन युद्ध से पहले की तरह पुनः संगठित करना चाहते थे। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार नेपोलियन द्वारा जीते गए सभी प्रदेशों को लौटाया गया। फ्रांस के बोर्बन राजवंश को बहाल किया गया और फ्रांस की सीमाओं पर राज्य स्थापित हो गए थे। भविष्य में किसी भी फ्रेंच आक्रमण से यूरोप की रक्षा। कई राज्य जैसे बेल्जियम सहित नीदरलैंड स्थापित किया गया। रूस, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और पिडमोंट को महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे। जर्मन नेपोलियन द्वारा स्थापित संस्था से अछूता था और फ्रांस ने नेपोलियन के कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया। फ्रांस के क्रांतिकारी जो यूरोप को बदलना चाहते थे, उनका समय समाप्त हो गया था। अब पुराने यूरोप को सुरक्षित चाहने वाले लोगों का समय था। इन लोगों को परंपरावादी कहा जाता था। वियना की कांग्रेस ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, जो एक रूढ़िवादी था, द्वारा आयोजित किया गया। मेटरनिक कुछ भी करने के लिए तैयार था। हब्सबर्ग साम्राज्य का नेपोलियन शासन से पहले के यूरोप की तरह संरक्षण। तुम्हें क्या लगता है, क्यों मेटरनिक को एक रूढ़िवादी बुलाया गया था? अपनी कक्षा में इस पर चर्चा करें। रूढ़िवादी शब्द लैटिन शब्द कंजर्वेयर से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ सहेजे या संरक्षित है। परंपरावादी मेटरनिक की तरह क्रांतिकारियों को उनकी जगह पर डालकर पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहते थे। परंपरावादी दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक छवि पर क्लिक करें। अठारह 15 के बाद नेपोलियन के पतन के साथ परंपरावादी यूरोप में शक्तिशाली बन गए। उदार राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। उन्होंने गुप्त क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया और उनके विचारों को फैलाने के लिए सोसाइटी का गठन किया। परंपरावादियों के विपरीत, जो प्रेस पर अंकुश लगाना चाहते थे, उदारवादी भाषण और पत्रकारिता की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। उन्होंने वियना कांग्रेस में स्थापित राजतंत्र का विरोध किया। इसके बजाय आजादी के लिए वे राष्ट्र राज्यों के गठन में विश्वास रखते थे। उदाहरण के लिए इतावली क्रांतिकारी ग्यूसेप माजनी का विश्वास कि भगवान ने राष्ट्र को मानव जाति की प्राकृतिक इकाइयों के रूप में बनाया है। माजनी एक राजतंत्र के तहत इतालवी प्रांतों के साथ खुश नहीं था। वह इटली को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि माजनी गुप्त समाज का एक सदस्य था? मेटरनिक जैसे परंपरावादी ने माजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में वर्णित किया है।
1815 के बाद वियना के महासम्मेलन के साथ रूढ़िवादी आदेश यूरोप में प्रमुख बन गया। यूरोप भर में राजतंत्रों का पुनः निर्माण होने लगा। उस समय के स्वाधीनता से प्यार करने वाले उदार राष्ट्रवादियों के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय भूमिगत होने के। उनकी सब आजादी खत्म कर दी गई, लेकिन उनकी राष्ट्रीय भावना अभी भी जिंदा थी। दमन टिक टिक करने वाले टाइम बम की तरह था, जल्द ही विस्फोट होने वाला। अब आइए एक नजर यूरोपीय क्रांति पर डालते हैं, जो कि लोगों के संस्कृति के कारण हुआ था। पोलैंड को 1815 के वियना के महासम्मेलन के बाद भी स्वतंत्रता नहीं मिली थी, बल्कि पोलैंड का हिस्सा रूस को दे दिया गया। पोलैंड के लोग हालांकि अपने देश के बिना सीमाओं के दूसरे माध्यमों जैसे कि संगीत के द्वारा अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को बरकरार रखा। उदाहरण के लिए पोलैंड के संगीतकार करोल कुर्पिसंकी का नाटक एवं संगीत लोगों के राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाता था एवं पोलैंड के लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में चित्रित करता था। भाषा से संबंधित रूसी शासन के अधीन पोलिश भाषा प्रतिबंधित था, किंतु रूसियों के विरोध के रूप में लोगों ने पोलिश भाषा का उपयोग करना जारी रखा। अंततः 1830 में पोलिसों ने रूसियों के खिलाफ नवंबर विद्रोह में बगावत कर दी, लेकिन पोलिसों को रूसियों से मुंह तोड़ हार का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते थे कि कलाकारों का आंदोलन, जो कि लोगों के राष्ट्रीय भावनाओं पर खेला गया, को प्रेमपूर्ण आंदोलन कहा जाता था? वियना कांग्रेस के बाद जर्मन संघ की स्थापना मुख्य रूप से प्रशा और ऑस्ट्रिया के तानाशाही राज्यों के एकीकरण के जरिए की गई। प्रशा का शाही परिवार होहेनजोलर्न और ऑस्ट्रियन शाही परिवार हैब्सबर्ग दोनों बहुत ताकतवर थे। आपके विचार से इनमें से कौन सी जर्मन शक्ति नए जर्मनी पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी? जर्मनी के राष्ट्रवादी नहीं चाहते थे कि प्रशा या ऑस्ट्रिया दोनों में से कोई भी जर्मनी पर प्रभुत्व स्थापित करे। राष्ट्रीयवादियों की आकांक्षा थी जर्मनी के विभिन्न भूभागों को जर्मन संघ के रूप में एकीकृत कर एक राष्ट्र राज्य की स्थापना, जिसका शासन एक निर्वाचित संसद द्वारा चलाया जाए। इस उद्देश्य के लिए अंतरजातीय व्यापार बाधाओं को जर्मन कस्टम संघ ज़ॉलवरीन की स्थापना के साथ दूर करने का प्रयास किया गया। इस तरह जर्मनी वाले अपने राज्यों के एकीकरण की ओर बढ़े। यद्यपि ऑस्ट्रिया और प्रशा में से कोई भी एकीकृत जर्मनी पर शासन नहीं कर रहा था। वियना कांग्रेस के बाद जर्मन संघ की स्थापना मुख्य रूप से प्रशा और ऑस्ट्रिया के तानाशाही राज्यों के एकीकरण के जरिए की गई। प्रशा का शाही परिवार होहेनजोलर्न और ऑस्ट्रियन शाही परिवार हैब्सबर्ग दोनों बहुत ताकतवर थे। आपके विचार से इनमें से कौन सी जर्मन शक्ति नए जर्मनी पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी? जर्मनी के राष्ट्रवादी नहीं चाहते थे कि प्रशा या ऑस्ट्रिया दोनों में से कोई भी जर्मनी पर प्रभुत्व स्थापित करे। आपको क्या लगता है, वो क्या है जो एक इतालवी बुद्धिजीवी, एक क्रांतिकारी, एक प्रधानमंत्री एवं एक राजा में सम्मिलित रूप से हो सकता था? अपने
कक्षा में इस पर चर्चा करें। इटली के एकीकरण में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इटली को जैसा आज हम जानते हैं वैसा 19वीं शताब्दी में नहीं था। 1849 में इटली कई भागों में विभाजित हुआ। सिसिलिस का 2 साम्राज्य पर स्पेन के बोर्बन राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। पॉपल राज्य पोप के द्वारा शासित है और फ्रेंच सैन्य समूह द्वारा संरक्षित होता था। उत्तरी इटली के राज्य ऑस्ट्रियन की सेना द्वारा नियंत्रित होता था एवं सार्डिनिया का साम्राज्य विक्टर इमैनुअल द्वितीय नामक राजा के द्वारा शासन किया जाता था। विदेशी व्यवसाय से इटली को छुटकारा दिलाने एवं सभी इटली वासियों को एकजुट करने के लिए इटली को अच्छे नेताओं एवं स्वप्नदर्शियों की जरूरत थी। आओ उनके बारे में और अधिक जानें। क्रांतिकारी ग्यूसेप मज़्ज़िनी ने एक संयुक्त इटली का सपना देखा। 1830 में मज़्ज़िनी ने एक स्वतंत्र आजाद इतालवी गणराज्य बनाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए यंग इटली के नाम से एक गुप्त समाज संगठित किया। उन्होंने इटली के राष्ट्रवादियों को इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली में लामबद्ध किया। 1831 में पहले विद्रोह के क्रम में यंग इटली को उत्तरी राज्यों के ऑस्ट्रियन व्यवसायों को खत्म करने में केवल आंशिक सफलता मिली। हालांकि मज़्ज़िनी की योजना विफल हो गई, लेकिन वो लोगों के बीच इटली के राष्ट्रवाद की भावना को सुलगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। सार्डिनिया में मज़्ज़िनी के विफल विद्रोह के बाद इटली के एकीकरण को शुरू करने वाले नए नेता पीडमोंट सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे। विक्टर इमैनुअल द्वितीय उत्तरी इटली को आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ के लिए एकीकृत करने में उत्सुक थे। उन्होंने काउंट कैमिलो डी कैवर को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। कैवर कट्टरता से उत्तरी इटली के ऑस्ट्रियन व्यवसाय के खिलाफ थे। कैवर ने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय के साथ गठबंधन का गठन किया और 1859 में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। दक्षिण में एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। ग्यूसेप गरिबल्दी के नेतृत्व में एक देशभक्त जो इटली के पुनर्मिलन के लिए मरने को तैयार था, उन्होंने लाल कमीज वाले देशभक्तों की एक छोटी सेना, जिसे हजारों नायक कहा जाता था, उसका नेतृत्व किया। अगस्त 1860 में लाल कमीज वालों को सिसिली एवं कब्जा किया हुआ नेपल्स से समर्थन मिला। इस तरह दक्षिणी इटली कमजोर स्पेनी बोर्बन शासकों से पूरी तरह स्वतंत्र बन गया। क्या आप इन विख्यात व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं? उत्तरों को देखने के तिथियों पर ध्यान दें। आयरिश, अंग्रेजी, वेल्स एवं स्कॉटिश। विभिन्न जातियां बताती हैं कि ये लोग कहां से आए। आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड। हालांकि वे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, ये सभी क्षेत्र एक राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम आज यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते थे कि यूनाइटेड किंगडम का निर्माण इंग्लैंड के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव का परिणाम था? अगले खंड में हम देखेंगे ये कैसे हुआ। पूरे
यूनाइटेड किंगडम में जब ब्रिटिश द्वारा विभिन्न जातियों पर अत्याचार किया जा रहा था, ब्रिटिश ने एक ब्रिटिश देश होने के नाते यूनाइटेड किंगडम के विचारों का भी प्रचार प्रसार किया, जिसमें अंग्रेजी संस्कृति प्रमुख बनी रही। अंग्रेजी भाषा सक्रिय रूप से बढ़ाई गई। वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड एवं इंग्लैंड के पास अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज थे, जो धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे ही प्रत्येक देश ब्रिटेन में शामिल हुआ, ध्वजों को विलय कर दिया गया। नया ब्रिटिश ध्वज, जिसे जाना जाता है, उसे यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मारियान, जर्मेनिया, भारत माता। ये महिलाएं कौन हैं? ने अपने राष्ट्र की रूपक हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में चित्रकारों ने अपने राष्ट्र को व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ किया था। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया? 18वीं और 19वीं शताब्दी अधिकांश देशों के लिए क्रांति का समय था। ये वो समय था जब लोगों के बीच राष्ट्रवाद की एक दृढ़ भावना जागृत होने लगी थी। कलाकार इस नए और स्वागत योग्य परिवर्तन को चित्रित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने राष्ट्र को एक नारी का स्वरूप देकर साकार किया। इस रूपक के माध्यम से चित्रकारों ने संपूर्ण राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया। इससे लोग अपने राष्ट्र के रूपक से संबद्ध होने लगे। राष्ट्रवाद का फिर विस्तार हुआ। इस समय राष्ट्र को एक पहचान की आवश्यकता थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता के रूप में राष्ट्र की तस्वीर अंकित कर इस कमी को पूरा किया। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनके भारत माता के स्वरूप को बदल दिया। इस चित्र के अनुसार भारत माता की व्याख्या के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? शांत, गंभीर, दिव्य और आध्यात्मिक। आगे चलकर कई चित्रकारों ने भारत माता को विभिन्न रूपों में चित्रित किया है। भारत में 20वीं शताब्दी